वंदे मातरम। नेटवर्क 10 के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड। 7 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव में 13 सीटों के नतीजे मिल चुके हैं। इसमें कांग्रेस ने उत्तराखंड की दोनों सीटें जीती हैं। हिमाचल में उसे 1 सीट मिली। तो वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की चारों सीट पर टीएमसी ने अपना कब्जा जमाया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अमरावाड़ा सीट जीत हासिल कर ली है, जबकि हिमाचल के हमीरपुर सीट भी उसके खाते में गई है। और आपकी बात करें तो आपको जालंधर वेस्ट की सीट में जीत हासिल हुई है, जबकि बिहार में रुपौली की सीट पर निर्दलीय ने जेडीयू और आरजेडी दोनों को पीछे धकेल दिया। और आपको बताएं कि 7 राज्यों की ये 13 सीटें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो आज घोषित कर दिए गए हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो दोनों सीटें हैं उस पर कांग्रेस ने बाजी मारी है और साथ ही साथ जालंधर वेस्ट सीट पर आपने अपना कब्जा जमाया। और उसको देखते हुए देखिए जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। 7 राज्यों की 13 सीटें अपने आप में काफी अहम थी। और चलिए इसी पर खास चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। संजीत कुमार जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेंद्र माथुर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रितेंद्र माथुर जी आपके पास आऊंगी। प्रवक्ताओं के पास जाने से पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 7 राज्य थे, 13 विधानसभा सीटें थी। कितनी अहम ये सीटें मानी जा रही थी और ऐसे में नतीजे हम सबके सामने हैं। आज जो नतीजे आए हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये जो पूरा सिनेरियो देखने को मिला है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी, ऐसा है कि इस समय जो चुनाव हुए हैं ये एक तरीके से पूर्व अभ्यास जैसा है। इलेक्शन, अभी लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ, ज्यादातर ये राज्य के विधानसभा के चुनाव थे। ऐसे में पार्टियों की वहाँ राज्यों में क्या स्थिति है फिर से बताते हैं। अब जैसे जहाँ जहाँ जो राज्यों में सरकार है उन सरकारों ने वहाँ चुनाव जीते हैं। सिर्फ एक जगह छोड़ दिया जाए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस थी तो दोनों जगह कांग्रेस जीता ली उन्होंने। उत्तराखंड में जरूर जो है स्थिति वहाँ बीजेपी सरकार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। अब टीएमसी का तो खैर इलेक्शन ही अलग तरीके का होता है, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ एक तरफा इलेक्शन होता है। बेचारे लोग दूसरे वोट नहीं डाल पाते और ये पुराना ट्रेंड चल रहा है। सीपीएम के जमाने से जो ट्रेंड चल रहा है वही चल रहा है वहाँ पे। टीएमसी का जीतना मैं बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। बाकी कांग्रेस ने जरूर अच्छा किया है। और दूसरा जो पार्टियों को कम वोट मिले, कम हार गए, जो जैसे बीजेपी को बहुत जगह अकेली बीजेपी सबके सामने ही थी, तो इसलिए उसको जो लॉस जो उसके हिस्से में गया है। कहीं टीएमसी का कोई आदमी जीता, कहीं हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी जीती। वो हारने वाला कैंडिडेट हर जगह बीजेपी का ही है और कांग्रेस भी बीजेपी वाले को हरा के जीती। तो लॉस जो बीजेपी के हिस्से में जाता है, इसलिए एनालिसिस ऐसा किया जाएगा बीजेपी को अपने पूरे तंत्र के अंदर फिर से सुधार करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ गड़बड़ हो रही है और छोटे इलेक्शंस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब जैसे महाराष्ट्र में कल विधान परिषद के चुनाव हुए, यहाँ उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट रहा यहाँ पे। इस बार जो महाराष्ट्र के अंदर मैनेजमेंट देखा गया वो अननेचुरल कह सकते हैं, तो मतलब लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, फिर भी वोट ज्यादा मिले और आराम से पूरे 9 प्रत्याशी जो एनडीए के तरफ से थे वो जीत गए। थोड़ा लग रहा था कि वो जगह क्रॉस वोटिंग हो सकती है, पर क्रॉस वोटिंग कांग्रेस में हुई, बाकी उद्धव जी के पार्टी में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई और खाली कांग्रेस में ही सिर्फ क्रॉस वोटिंग हुई, बाकी सब पार्टियां ठीक तरीके से अपने रास्ते पे लगी नहीं। तो ये सब चीजें स्थितियां एक तरीके से फिर से एनालिसिस करने का, इलेक्शन हमेशा होते रहेंगे और उसमें उनका चिंतन तो उनके विषय में करना ही चाहिए। मैं इतना ही बस कहूंगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए नतीजे हम सभी के सामने और हमने देखा कि किस तरीके से जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या फिर आपकी बात हो, सभी ने अपनी अपनी ओर से कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रदर्शित किया है। रत्नाकर सिंह जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए बात अगर अन्य राज्यों के अलावा सिर्फ उत्तराखंड की यहाँ पर की जाए तो पिछले जो नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव में काफी बीजेपी के लिए काफी उत्साहवर्धक वो नतीजे थे और उसी के बेस पर कहीं ना कहीं उपचुनाव को आधार यहाँ पर माना गया। लेकिन ये जो चुनाव अभी हुए हैं उपचुनाव, उनमें कुछ खास प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई है। हम सबके सामने नतीजे हैं, दोनों सीटें थी, दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। देखिए दीपिका जी, अगर मैं कहूं कि उपचुनाव जो होते हैं वो अमूमन देखा गया है कि जो ट्रेंड ऐसा देखा गया है कि जहां पे जिसकी सरकार होती है अमूमन जो है उसी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है। और मैं आपको बता दूं जो ये 7 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें 7 राज्यों में 4 राज्यों में जो है नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार रही है और उसमें भी अगर देख लीजिए तो 9 सीट जो है वो नॉन बीजेपी राज्यों में है और 4 सीटें जो है वो बीजेपी राज्यों में है। उसमें भी एक कोलैबोरेशन में हमारी सरकार बिहार में है वहां पे। तो अगर टोटल आंकड़ा मैं देखूं तो 13 सीटों में कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में, जैसा कि अभी आपका
राजनीतिक विश्लेषक हैं जो खुद ही बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में तो वोटरों को वोट भी नहीं करने दिया जाता है, तो उनका जीतना कोई अप्रत्याशित नहीं है। और अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो मध्य प्रदेश में जहां हमारी सरकार है वहां पे भी हम जीत हासिल की है। बिहार में भी हमने जो सीट गंवाई है वो जो जेडीयू ने सीट गंवाई है, निश्चित रूप से बहुत ही कम मार्जिन, बड़ा थिन मार्जिन है वहां पे, उसकी वजह से उन्होंने सीट गंवाई है। अब मैं आ जाता हूं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में भी अगर देखेंगी तो जो हमने मैंगलोर की सीट जो हमने हारी अभी, उसमें भी महज चंद 100 वोटों का वोट का डिफरेंस रहा। और निश्चित रूप से हार तो हार होती है, और ये 2 सीट हारना हमारे लिए जो निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है, और हम इस पर समीक्षा भी करेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियों को बहुत ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो उपचुनाव है, और उपचुनाव में जहां की जो सरकारें होती हैं वहां पे वो सीटें, और 9 राज्यों में इनके यहाँ पे 9 राज्यों में 9 सीटें ऐसी थी जो इनके राज्यों में चुनाव हुए हैं। अब मैं आ जाता हूं महाराष्ट्र के ऊपर। जब भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस की बात आती है तो कल ही एक रिजल्ट निकला है, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ था, 11 सीटों पे चुनाव हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी लीडिंग जो यहाँ पे गठबंधन है, जो एनडीए है यहाँ पे, उन्होंने 9 सीटों जो है 9 सीट जीत करके यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी में कितना दमखम है। तो ये सारी चीजें जो है वह निश्चित रूप से अपने आप में बयां करती हैं कि हमारी स्थिति अभी भी बहुत मजबूत है। हाँ, कुछ सीटों पे जहां पे हम हारे हैं निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है। और उपचुनाव एक ऐसा चीज होता है, जैसा कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कि जहां जिसकी सत्ता होती है वही जीतता है। और आने वाले उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों में उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां पे भी आप परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ऐतिहासिक परफॉर्मेंस वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। संजीत कुमार, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, कांग्रेस नेता। संजीत जी, क्योंकि देखिए अगर बात यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है, या फिर इंडिया ब्लॉक का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला है इस उपचुनाव में, क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? क्योंकि देखिए उत्तराखंड की बात नहीं है सिर्फ, बाकी राज्यों की भी बात करें तो काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला, जिस तरीके से सीटें यहाँ पर मिली हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जो उत्तराखंड के अंदर जो बातें हुई है, अभी रत्नाकर जी कह रहे थे कि जो सत्ता होती है उसके खिलाफ बात होती है। तो हिमाचल में 3 उम्मीदवार ने, 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने, एमएलए ने, वह राज्यसभा में विपक्ष में उन्होंने सपोर्ट किया था, और खासकर से उन्होंने खुद ही जाकर के वोटिंग करी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोगों ने वहां हिमाचल में कांग्रेस के पक्ष में जाकर के उन्होंने समर्थन दिया, और खुद सुक्खू जी की पत्नी काफी मार्जिन से जीती थी, और दूसरी सीट भी उन्होंने अच्छी मार्जिन से जीता है, लगभग 3700 कुछ वोटों से जीता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस के पक्ष में 3 में से 2 सीट जीत गए। और दूसरी बात, रत्नाकर जी की बात वहीं गलत होती है। उत्तराखंड में आपकी सरकार थी, उसके पक्ष में बात जाना चाहिए था। खासतौर से बद्रीनाथ सीट जो है, राजेंद्र सिंह जी वहां से उन्होंने इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, लेकिन वो सीट आपको जीतनी चाहिए थी। लेकिन क्यों आप जीत गए, हार गए बद्रीनाथ? कारण ये रहा, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार का आज आदरणीय शंकराचार्य जी का जिस प्रकार का मैं समझता हूं अपमान किया गया वहां पर, और लोग उनके ऊपर कमेंट्स के, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान नहीं देते हैं वो हिंदू होते नहीं है, ऐसा भ्रामक रूप से प्रचार न सिर्फ बल्कि प्रयास किया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो 13 सीटों का जो चुनाव है, अपने आप में कुछ 1 महीने की मोदी जी की सरकार केंद्र की, और जो विगत की जो वर्तमान सरकार है प्रदेश के अंदर, खासतौर से उत्तराखंड के बारे में कुछ कहानी कहती है। ये रिजल्ट कुछ इशारा कर रही है, कुछ संदेश दे रही है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और जनता के इस भाव को, इस मूल विचार को हम स्वीकार करेंगे। और आने वाले समय हमें खासतौर से अफसोस है इस बात का कि छिंदवाड़ा के अंदर 17 राउंड तक हम आगे रहे, और 17 राउंड के अंत में जाकर के जो रिपोर्ट आ रही है कि वहां गड़बड़ी की गई है काउंटिंग के अंदर, मैं समझता हूं ये भी विचारणीय विषय है। पार्टी इन चीजों के ऊपर भी विचार करेगी, और वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कुछ कह रहा है, और कह ये रहा है कि जिस प्रकार की भाषा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप न सिर्फ संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर जिस प्रकार असंसदीय भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार स्वयं प्रधानमंत्री असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और जिस प्रकार केंद्र के मंत्री ने खासतौर से अग्निवीर योजना के ऊपर जो उन्होंने झूठ बोला कि कंपनसेटरी
हम 1 करोड़ रुपए देते हैं, तो शायद सेना के लिए कंपनसेशन नहीं, ग्रांट होता है, उसके ऊपर आज केंद्र सरकार झूठ, स्वयं रक्षा मंत्री ने झूठ बोला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री एवं अन्य मंत्री झूठ बोलने के लिए आतुर हो जाएं, तो निश्चित रूप से तीसरा टर्म जो है अपने आप में वो लगातार कोई सीखने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि जो हार उनकी हुई है, जो कमी कमजोरी आई है उनके अंदर, उस हार से, उस कमी कमजोरी से सीखने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी अकड़न उनके अंदर बनी हुई है और विपक्षी दल के नेताओं के साथ जिस प्रकार एक प्रकार का व्यवहार जो उन्होंने किया, संसद में उन्होंने कहा कि हम आपस में मिल बैठ करके बात करना चाहते हैं, अभी भी पक्ष की तरफ से लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष पद का जो ऑफर करना चाहिए था उनको ऑफर, वो ऑफर आज तक नहीं किया गया। तो मैं ये कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो अकड़न वाली भाषा कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक, इसमें कोई गलती नहीं है कार्यकर्ताओं की। जब नेता ही गलत बात बोलेंगे तो कार्यकर्ता तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान रिजल्ट उनको बताता है कि आप कृपया करके अपनी भाषा, अपने व्यवहार और अपने कर्मों में संयत लाएं और देश की जो मूलभूत बातें, आप क्या बात करती हैं, नीट की परीक्षा, आज स्थिति क्या है कि आज लोगों के, छात्रों का भविष्य आज अंधकार के अंदर है, लेकिन सरकार उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती है। आज भी ऑर्गेनाइजर के अंदर रिपोर्ट आई है कि साहब हिंदू मुसलमान, तो देश को हिंदू मुसलमान से पेट नहीं भरता। हमें तो रोजगार के बारे में बात करनी है, हमें तो अपनी शिक्षा के बारे में बात करनी है। आपने किसानों के ऊपर एमएसपी की लीगल गारंटी के ऊपर आपने कोई चर्चा नहीं की आज तक। मोदी जी भूल गए इसके बारे में बात करना। तो मैं किसानों को बर्बाद कर दिया इन्होंने, नौजवानों को बर्बाद कर दिया और देश के विज्ञान के ऊपर भी, खासतौर से शिक्षा जगत में उन्होंने कुठाराघात। रत्नाकर सिंह जी, कई तरह के सवाल यहाँ पर संजीत कुमार जी ने खड़े कर दिए हैं भाजपा पर, किस तरीके से जवाब देंगे सर? मैं 2-3 पॉइंट्स हैं जो इनके मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, जीत का सेहरा तो अपने सर पे बांध लेती है, लेकिन जब हार होती है तो ये ठीकरा जो है कहीं न कहीं प्रशासन पे, वहाँ की गड़बड़ियां हो जाती है, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देती है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो गड़बड़ियों का जो है हवाला दे करके बचने की कोशिश करती है। अभी आपने सुना कि इनकी जो है परंपरागत सीट है जो छिंदवाड़ा लोकसभा जो है, वो एरिया पूरा कमलनाथ जी का एरिया है और जो कांग्रेस का गढ़ है, और ये अपने गढ़ में भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और वहां पे हवाला दे रहे हैं कि वहां पे प्रशासनिक गड़बड़ियां हुई जिसकी वजह से हार गए। तो भैया, आप वहां पे हारे किस कारण से, जाकर जो समीक्षा कर लीजिएगा। हम अगर कहीं हारते हैं तो हम उसको हार स्वीकार कर लेते हैं और हार स्वीकार करने के बाद उस पर पूरी तरह से समीक्षा करते हैं और अगली बार किस तरह से उस पर चुनाव जीता जाए, इसके बारे में हम रणनीति तैयार करते हैं। दूसरी चीज ये कह रहे थे अभी नीट के बारे में, मैं दीपिका जी एक चीज बता दूं कि भाई साहब कह रहे थे कि हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमने बार बार अभी देखा, आपने शिक्षा मंत्री जो है प्रधान जी भी बाहर के, संसद के बाहर आए और मीडिया वालों से बात किया और कहा कि हम तो चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, आप आइए और चर्चा करिए। हम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन चर्चा करेंगे। हम सार्थक पहलुओं पे जरूर चर्चा करने से, जिससे कि हमारे देश के नौनिहालों का भविष्य जो है सुनिश्चित हो सके। और नीट का पूरा प्रकरण जो भी छानबीन करना था, जो भी स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को जमा करना था, वो सब जमा कर दिया जा चुका है। अब ये नीट का मसला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले है। सुप्रीम कोर्ट जो है जिस प्रकार का निर्णय लेगा, सरकार उसको अक्षरशः पालन करेगी और छात्रों का भविष्य जो है वो उनके प्रति न्याय हो, ये सुनिश्चित करेगी। ये सरकार का दायित्व है, सरकार अपने दायित्व में कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम एमएसपी नहीं देते हैं, जैसे इनके नेता राहुल गांधी सदन में झूठ बोल रहे थे, वैसे यहाँ पे आके भी ये भी एमएसपी की बात कर रहे हैं और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। देखिए दीपिका जी, एमएसपी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एमएसपी किसानों को दे रही है, और ये जो एमएसपी सारे फसलों पे नहीं दे रही है, जितने फसलों पे सुनिश्चित किया गया है उन सारे फसलों पे एमएसपी दिया जा रहा है। और ये जो एमएसपी दे रहे थे अपने शासनकाल में, उससे दोगुना एमएसपी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किया जा रहा है। जी संजीत कुमार जी, आऊंगी आपके पास, अपनी बात पूरी करने दीजिए। और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम इस एमएसपी को और बढ़ाएंगे जिससे किसानों का हित साधा जा सके। तो हम किसानों के हित के लिए बहुत सारी चीजें करते आ रहे हैं। पहले कैबिनेट का, पहले ही प्रधानमंत्री जी जिस दिन तीसरा कार्यकाल का ऑफिस ज्वाइन किया, उसी दिन 20,000 करोड़ किसानों के लिए रिलीज किया। किसान सम्मान निधि दिया गया,
3 करोड़ जो है बेघर लोगों के लिए मकान बनाने का फैसला किया गया। तो ये भारतीय जनता तीसरी बार जो है जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, तो निश्चित रूप से हम जो है जनहित के फैसले लेंगे और जनहित के कार्य करेंगे। ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना छोड़ दे, झूठी बातें करना छोड़ दे और अपने गिरेबान में जाके कि ये कहां पे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। सिर्फ एक 30 सेकंड और लूंगा। हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। अभी देख लीजिए राहुल गांधी खुद स्वयं संसद में कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। अब बताइए 83% जिस देश में हिंदू रहते हैं, सनातन को आप डेंगू मलेरिया कहने का काम करते हैं। राहुल गांधी जाते हैं तो कहते हैं कि मंदिरों में हिंदू जो चप्पल चुराने और लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग तो ये करते हैं। हिंदुओं को अपमानित करने का काम तो ये करते हैं और हिंदुओं को लड़ाने का, मुसलमानों को ध्रुवीकरण करके राजनीति करने का काम तो ये करते हैं। अभी बताइए SC ST का जो है आरक्षण लेकर के कर्नाटका में इन्होंने देने का काम किया था मुसलमानों को। तो मुसलमानों को जो है ये विशेष कैटेगरी में लाकर के उनको हर सुविधा देकर के वोट की राजनीति करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। हम सबका साथ, ठीक है। देखिए इनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। रितेंद्र माथुर जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। रितेंद्र माथुर जी, देखिए आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना है, अपनी अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं, साथ ही चाहे बात बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो। लेकिन इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, जालंधर सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा यहां पर किया है। कितनी अहम ये सीट हो जाती है आम आदमी पार्टी के लिए? क्योंकि देखिए हमने पिछले जो नतीजे हैं वो देखे हैं, दिल्ली में किस तरीके के नतीजे सामने आए थे, आम आदमी पार्टी को किस तरीके का झटका लगा था। उनके लिए काफी अच्छा ये रिजल्ट है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती, कि पंजाब में तो सरकार है उनकी, और यहाँ जीती है, तो उनके लिए उत्साह की बात है कि उनकी पार्टी दिल्ली में तो बुरी तरह हार गई और बाकी स्टेट्स में भी उनके परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहा, बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा उनका। अब पंजाब के अंदर उम्मीद थी, जो पंजाब में लोकसभा में भी ठीक परफॉर्मेंस रहा उनका, और अभी इस उपचुनाव में उनका परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण थोड़ा उनकी पार्टी को ताकत मिलेगी, ये बात सही है। अब आम आदमी पार्टी इसको कैसे आगे भविष्य में यूटिलाइज करती है, अपने को देखना पड़ेगा क्या होता है उनका। अब ये जैसे कि अब दिल्ली के अंदर वो लोग आगे लोकसभा में किस तरीके का परफॉर्मेंस प्ले करते हैं और राज्यसभा में उनके जो नेता हैं वो किस तरीके का काम करते हैं, वो देखने से पता चलेगा। वैसे फिर भी एक ये कि एक ताकत और बढ़ गई उनकी। अब पर इससे आम आदमी पार्टी का ओवरऑल कोई परसेप्शन में चेंज आएगा ये मैं नहीं समझ सकता। मैं अभी कोई ये प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। वो जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी अरविंद केजरीवाल की छाया में वो हैं। तो अरविंद केजरीवाल की जो छाया है वो उन पर बनी रहेगी, और वो छाया कहना चाहिए कि जो परेशानियां बनी रहेंगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। गवर्नमेंट अपने ढंग से उस पर एक्शन ले रही है, उसमें सरकार अपने ढंग से काम करेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी को मैं एक बात याद कराना चाह रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले साहब, नाना पटोले जी कुछ दिन पहले अटल सेतु पे गए थे देखने। एक वीडियो आया था उनका, अटल सेतु पे गए हैं। अटल सेतु पे उन्होंने बहुत सारी दरारें देखी। वो दरारें जो है अटल सेतु से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पे जो सर्विस रोड है उसकी दरारें थी। उसका फोटोग्राफ दिखाया और उसको मैच कराया कि अटल सेतु पे दरारें हैं। अटल सेतु से रोज हजारों लोग आना जाना कर रहे हैं, पर इसके बाद किसी ने उसको दरार वहां नहीं देखी, पर सिर्फ नाना पटोले जी ने देखी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये बात एक वीडियो पे बना के और प्रचारित कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो रहा है कि अटल सेतु पे ऐसा हो गया जो नहीं गए। उनके सामने ये चीज आएगी और देश भर में लोगों को तो गई नहीं है, तो उनको तो लगेगा सही बोल रहा है आदमी। तो इस तरीके से जो बात है, दुष्प्रचार ना करें, ये कांग्रेस भी ध्यान रखे, क्योंकि देखिए दुष्प्रचार होगा तो उसका सकारात्मक प्रचार भी सामने आएगा। उससे आपको व्यक्तिगत रूप से आपको भी तकलीफ होगी और ओवरऑल जो देश के अंदर वातावरण बनेगा वो ठीक नहीं बनेगा। क्योंकि अब बहुत सारे लोग इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि जो दुष्प्रचार करके जो लोग सरकारों में आए हैं, जो संसद में बैठे संसद सदस्य हैं, उनको भी चैलेंज किया जाए कोर्ट के अंदर कि वो गलत ढंग से जीते हैं। हो सकता है कल को अगर गवर्नमेंट को रूलिंग दे दे तो वो उनके खिलाफ भी जा सकती है। तो ये सब दोनों पक्षों के लिए ठीक है। और ये इसमें मेरे को इतना ही एक चीज और बतानी है कि ये जो चुनाव होते हैं, चुनाव में दुष्प्रचार का तंत्र बहुत ज्यादा चलता है, इसको रोका जाना चाहिए और लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे, जो राजनीति में है उनको नैतिकता के ऊपर ही काम करना चाहिए। जो चीज सत्य है वही बोलो। आपको अपने पक्ष रखना, अपनी बात रखो कि हमारी ये बात है, हमारा कहना ये है, हम इस चीज को मानते हैं, ये हमारी भावना है, ये हमारी जो आधार सोचने का ढंग है वही है, इस ढंग से अपनी बात कह रहे हैं, कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल ये जीत नहीं। जी बिल्कुल सही कहा रितेंद्र माथुर जी आपने, क्योंकि देखिए दुष्प्रचार किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जो अन्य राजनीतिक पार्टी है। क्योंकि चुनाव की बात करें तो जनता राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा जताकर अपने मत का प्रयोग करती है, और ऐसे में अगर दुष्प्रचार होता है तो कहीं ना कहीं जनता के साथ वो खिलवाड़ होता है। संजीत कुमार जी, आप कुछ कह रहे थे रत्नाकर सिंह जी की बात पर। रत्नाकर जी ने कहा कि हम एमएसपी देते हैं, मैंने कहा कि एमएसपी की लीगल गारंटी आप कह दीजिए सदन में कि एमएसपी के ऊपर हम जो लीगल गारंटी, सुन लीजिए रत्नाकर जी, अब आपने कह दिया
एमएसपी की लीगल गारंटी आप बोल दीजिए ना सदन में, आप घोषणा करने में क्या राहुल दिक्कत गांधी है? जी को एक बात समझा दीजिए, कह तो रहे थे कि एमएसपी नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। ठीक है रत्नाकर जी, तो रत्नाकर थोड़ा सा राहुल आप गांधी कोचिंग जी क्लासेस आपके पेट में, आप जैसे कार्यकर्ता और मोदी जी के पेट में गुड़गुड़ की तरह करते रहेंगे। राहुल गांधी जी आप परेशान न रहिए, अभी कार्यकाल चलेगा, गुड़गुड़ाहट की अभी है। मैं ये कहना चाहता था कि झूठ पे हाँ सुन लीजिए ना, जिस प्रकार का हिमाचल के अंदर गुंडा राज प्रयास किया गया, जिस दल बदल कानून का जिस प्रकार से उपयोग करने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार अपने अनुभव के अनुसार जो उन्होंने प्रयास किया, उसका जवाब हिमाचल के लोगों ने दिया। उत्तराखंड के अंदर मैंने कहा कि यह संकेत है, उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ सीट राजेंद्र सिंह जी जो आपकी पार्टी के विधायक थे छोड़ करके, और इस प्रकार का उन्होंने जो किया, मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे तो उनको लोगों ने सजा दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संकेत है आने वाले समय में। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, रत्नाकर सिंह जी, मैंने कहा कि नीट के ऊपर आप किसने जिम्मेदारी नीट के ऊपर लिया? क्या शिक्षा मंत्री ने नीट के ऊपर जिम्मेदारी ली? बिल्कुल रत्नाकर जी, मैंने आपका इशारा देख लिया, आपके पास आऊंगी। कश्मीर के अंदर जा रहे हिंदुओं के ऊपर हत्या, उनके ऊपर अटैक्स हुआ, किसने जिम्मेदारी ली? इस वर्तमान सरकार में किसी की जिम्मेदारी न लेने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इसको जनता बेहतरीन तरीके से नोट कर रही है। आज कोई भी काम हो रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। इसीलिए इतने पुल टूट गए, किसने जिम्मेदारी ली? तो मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि ना जिम्मेदारी लेना अपने आप में ये एक अपराध है। अगर सार्वजनिक जीवन में जीते, ठीक है संजीत कुमार जी, क्योंकि देखिए वार पलटवार का सिलसिला तो यूं ही लगातार जारी रहेगा। जिस तरीके से आप बिहार में पुल टूटने की बात कर रही हैं, कई सरकारें जो हैं वो आई और गई है, जिम्मेदारी तो किसी ने भी नहीं ली है। रत्नाकर जी क्या कुछ कह रहे थे आप? जी दीपिका जी, देखिए ये नीट की जिम्मेदारी की बात कह रहे थे, मैं आपको बता दूं, 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं, कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौनिहालों के भविष्य के बारे में बिल्कुल संजीदा है और सभी छात्रों के साथ न्याय मिलेगा, इस तरह से जो है हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है। और सरकार ने बहुत सारे एहतियातन कदम लिए हैं, जिसमें सीबीआई जांच से को लेकर के एक स्टेटस रिपोर्ट भी तैयार कराया है, जो कोर्ट में जमा कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की और एनटीए के त्रुटियों को दूर करने के लिए उसमें कई सदस्यों की टीम बनाई गई है और उसमें सुधारीकरण की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। और हमने एक कदम और आगे बढ़ के किया कि एनटीए के जो चीफ थे, जो वर्तमान चीफ थे, उनको भी निष्कासित किया और दूसरे चीफ का अपॉइंटमेंट किया। बहुत सारे एहतियातन कदम लिए गए जिससे कि इस तरह की परीक्षाओं की खामियों को दूर किया जाए। एक और सिस्टम हमने डेवलप किया जिसमें प्रश्न पत्र देने से सिर्फ 2 घंटा पहले ही प्रश्न पत्र सेट किया जाएगा, जिससे कि पेपर लीक की समस्या का एक तरह से पूर्ण समाधान जो मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे कार्य किए हैं हमने। लेकिन जरा ये बता दें कांग्रेस पार्टी के नेता कि राजस्थान में जो है 17 पेपर लीक हुए थे और पश्चिम बंगाल में 10 पेपर लीक हुए, इन्होंने क्या काम किए? ये भी तो बताना चाहिए ना इनको कि 17, जब उनसे पूछा गया, उस समय के वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे गहलोत जी, उनसे पूछा गया तो वो कहे कि मैं जादूगर हूं और जादू से सब ठीक कर दूंगा। तो ये तो इन लोगों का वक्तव्य है, काम करते नहीं कुछ और आरोप सिर्फ लगाना जानते हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाया है तो हमने बहुत सारी चीजें, हमारे समय में ये घटनाएं हुई और घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर से ना हो, इसके लिए बहुत सारे कदम हमने उठाया। आपने कुछ नहीं किया, चाहे राजस्थान हो चाहे आपके दूसरे अन्य सरकारें हैं जहाँ पे पेपर लीक हुआ, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आरोप लगाया। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, बिल्कुल देखिए आप तीनों ने अपनी अपनी बात रखी। ये 13 सीटें अपने आप में काफी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और आज ही नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए 7 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव में 13 सीटों के नतीजे अब मिल चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये जो 13 सीटें अलग अलग पार्टियों ने जीती हैं, उन पर किस तरीके से आगे काम किया जाता है। विशेष चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।